तो इन बच्चियों का दर्द हमने देखा, और जब बच्चियों का दर्द देखते हैं तब ये बड़ा सवाल हमारे जहन में आता है कि आखिर हम इतने पत्थर दिल कैसे हो गए हैं, क्या वजह है, हमारी संवेदनाएं आखिर क्यों मर गई हैं। ये एक बड़ी बात है। प्लेसमेंट एजेंसी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है नीना जी, और प्लेसमेंट एजेंसीज को रेगुलेट करने के लिए आज तक हमारे पास कोई कानून नहीं है, और दुनिया भर के विज्ञापन खुलेआम ये बेधड़ल्ले से प्लेसमेंट एजेंसी काम करती है। क्यों नहीं इन पर रोक लगवा रही? हम ये तो शर्म की बात है कि छोटे देश देखो, सिंगापुर में, आप देखिए मलेशिया में कितना अच्छा से रेगुलेट कर रहे हैं। कैसे फिलीपींस से, दूसरे देश से लेके आते हैं बच्चे, फिलीपींस से लेके आते हैं, कितने सब एवरीथिंग है स्ट्रीमलाइन। कैसे आएगी, कहाँ रहेगी, उसको क्या सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, ये तो होता ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता है प्लेसमेंट? क्योंकि जो लोग लेते हैं बच्चों को 3000 4000, मालूम नहीं प्लेसमेंट एजेंसीज को कितने देते हैं। इतना मुश्किल है कि प्लेसमेंट एजेंसीज को रजिस्टर करने के लिए जी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो सत्यप्रकाश जी, क्या प्लेसमेंट एजेंसीज को रेगुलेट करने के लिए बिल आ जाएगा तो आपको लगता है कि बहुत हद तक इस चीजों पर हम काबू पाएंगे? हालांकि फिर बड़ा सवाल होगा कि बिल इंप्लीमेंट, कानून अगर बन भी जाता है तो इंप्लीमेंट किस हद तक होता है? मुझे कहीं ना कहीं डर है कि ये बिल शायद उस तरीके से इफेक्टिव ना हो क्यों? जिस तरीके से ये समस्याएं दिन प्रतिदिन हमारे बीच में आती जा रही हैं। क्योंकि अगर देखें 2012 में दिल्ली सरकार ने एक दिल्ली प्लेसमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिसको पास होना था। उसको लगभग अब साल भर हो गए हैं। कई बार विधानसभा का सेशन भी हुआ है, उस पर किसी तरीके का कोई चर्चा भी नहीं हुआ। प्रायोरिटी नहीं है बच्चे, सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी बात, अगर आप दिल्ली का अगर आप चरित्र देखें, दिल्ली से ज्यादा जो कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके एनसीआर रीजन में रहते हैं। नोएडा, क्योंकि हम चाइल्डलाइन भी हम रन करते हैं, तो हमारा जो अनुभव है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, इन जगहों पर भी जो प्लेसमेंट एजेंसी दिल्ली में चलती हैं वो बच्चों को इन जगहों पे भेजती हैं। ये जो बिल है वो दिल्ली के लिए है। अगर दिल्ली के लिए होगा तो क्या इन राज्यों में जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, क्या उनमें लागू होगा? मुख्य बात। दूसरी बात, क्या ये सिर्फ एक दिल्ली की परेशानी है या एक सोर्स स्टेट की भी परेशानी है? आपने कहीं उसमें बीच में जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि ये बिल कई सालों के अथक परिश्रम के बाद ये आया है, तो क्यों ना इस बिल में ये सारी चीजों को डाल के देखा जाए। देश की राजधानी दिल्ली में आरटीआई से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, वो ये कि अकेले देश की राजधानी दिल्ली में ही हर रोज करीब 14 बच्चे गायब हो जाते हैं। और अगर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के हम रिकॉर्ड देखें तो देश भर में जो बच्चे गायब होते हैं उनमें से 40% बच्चों का कोई खोज खबर नहीं लग पाती। कहां जाते हैं ये बच्चे, क्यों इनके लिए हम जिम्मेदार नहीं है? इससे जुड़ी हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की ये रिपोर्ट। आरटीआई से हुए खुलासे, दिल्ली में हर रोज 14 बच्चे गायब होते हैं। पिछले साल 4066 बच्चे दिल्ली में खोए थे। देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। गुम हुए 40% बच्चों की कोई खबर नहीं होती। दिल्ली और एनसीआर में ट्रैफिकिंग के मामले सबसे ज्यादा होते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बच्चे दिल्ली और एनसीआर में सबसे ज्यादा आते हैं। दिल्ली से आसाम लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। सुनहरे ख्वाब, कुछ करने की चाहत इन लड़कियों को शहरों की तरफ आकर्षित करती है। मैं अपने गांव से आए थे, मासी के गांव में क्रिसमस में, तो स्टीफन वहाँ पे गया था मासी के गांव पे, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे चलो काम करने के लिए। 4 लड़की जा रहे हैं वहाँ पे, मैडम अच्छी से रखती है और बहुत सारी वहाँ पे कपड़े 11 देंगे। और मैंने उसी को बात सुन के और मैं यहाँ पे आ गई। आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इन राज्यों में बच्चों को बेचने का सिलसिला सबसे ज्यादा चलता है। मासूम बच्चों को उनके घर से गायब करने और शहरों में काम कर रही प्लेसमेंट एजेंसी को बेच देते हैं। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को लोरी सुनाई थी, जिन्होंने सोचा था ये हमारे बुढ़ापे के सहारे होंगे, वही बदनसीब माँ बाप आज अपने बच्चों को ही दिल्ली में तलाश कर रहे हैं। जी हाँ, उनके बच्चे खो गए थे। और ये सारे जो ये फैमिली है, जो मेरे साथ ये माता पिता इनके जो है, वो आसाम के लोग हैं और आसाम के रहने वाले हैं। लेकिन छोटी सी लालच के चक्कर में ये बच्चे आसाम से दिल्ली में आ गए और दिल्ली में अलग अलग जगहों पे काम करने लगे। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैं दिल्ली आई, फिर दिल्ली में शुक्रपुर में मुझे छोड़ दिया गया था।
उमेश की ऑफिस में। फिर उससे मैं काम करने लगी, रोहिणी में काम करती थी। 2 साल मैंने काम किए और पैसे अभी मुझे नहीं मिला। एक चीज़ बहुत ही कॉमन है यहाँ पर, जो दलाल हैं, जो बिचौलिए हैं, उनके नाम बदल गए। किसी को दुल्हन लेके आए हैं, तो किसी को उस्मानी लेके आए हैं, किसी को प्रदीप लेके आए हैं, और इन लोगों ने अलग अलग जगह पर काम भी किया है। लेकिन जो इनकी किस्मत है, जो इनके किस्मत में जो बुरे दिन लिखे हैं, सब ने एक जैसे देखे हैं, सब ने अलग अलग जगहों पे काम किया। लेकिन कहीं पर ना तो इन्हें सही ढंग से रखा गया, न सही ढंग से इनको तनख्वाह दी गई, न ही खाना दिया गया। सबकी कहानी एक है, बस जो बीच के किरदार हैं उनके नाम अलग है। आइए हम और कुछ लोग हैं जो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि आखिर उनका कौन अपना है जो आसाम से दिल्ली आ गया और किसी गलतफहमी के चक्कर में आ गया। हम लोग तो नहीं था घर में, तो ले गया। लेकर हम बोला यार मेरे लड़की कहाँ ले गया। उसके घर में जाके हम लोग बोला है उसका माँ के, तेरे लड़की मेरे लड़की ला कर कहाँ ले गया। बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि भरपेट खाना मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, पहनने को कपड़ा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम किस विकास की बात करते हैं, हम किस इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं, हम किस उभरते भारत की बात करते हैं। आज भी इस देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से ऐसे लाखों परिवार, करोड़ों परिवार हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना मुहैया नहीं है। वो इन्हीं कुछ सपनों को लेकर दिल्ली आते हैं और ऐसे ही बिचौलियों के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, नई दिल्ली। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। इतने सारे बच्चे नीना जी गायब हो रहे हैं और आशंका यही है कि ये बच्चे इस तरह की ट्रैफिकिंग में झोंक दिए जाते हैं। इनको लेकर क्यों काम नहीं होता? और हम देखते हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस हो गई या फिर आयोग हो गए या फिर राज्य सरकारें हो गई, इन बच्चों को ढूंढने के लिए कोई उत्साहित नहीं दिखता, कोई इसके लिए तत्पर क्या नहीं हुआ दिखता। है कि फर्स्ट स्टेप है तो पुलिस कांटेक्ट। उनको तो पुलिस स्टेशन को जाके बताना चाहिए कि ऐसा हुआ है। जी। ये जाते हैं, कभी नहीं जाते, 2-3 दिन ढूंढ अपने आप ढूंढ के जाते हैं, और पुलिस स्टेशन को जाते हैं भी इमीडिएटली रजिस्टर नहीं होता है। वो एक प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी दिल्ली सरकार फॉर इंस्टेंस उन्होंने एक सर्कुलर पास किया कि इमीडिएटली जो भी बच्चे अबडक्शन, किडनैपिंग, मिसिंग कुछ भी हुआ वो गांधीनगर केस के बाद, तो इमीडिएटली एफआईआर डालना है। एफआईआर का मतलब इमीडिएटली इंक्वायरी, एसीपी ने पर्सनली इंक्वायरी करना होगा। सत्यप्रकाश जी, जो जहांगीरपुरी की एक रिपोर्ट आई थी कि एक बच्ची गायब होगी, एफआईआर लिखाने के लिए पुलिस ने 500 रुपए लिया और उसके बाद उसको कॉपी देने के लिए भी पैसे ले लिए गरीब माँ बाप से। तो इस तरह से अगर आदेश निकलते रहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं होता नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीच में जो पुलिस में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको संवेदनशील होने की आवश्यकता है। हम ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स ये हम जारी कर सकते हैं, लेकिन जिनको इम्प्लीमेंट करना है, जो इसके लिए अकाउंटेबल हैं, उनकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़रूरत। सेंसिटिविटी का डंडा आपको लगता है कि कानून का डंडा? ट्रेनिंग सेंसिटिविटी हम बहुत समय से बात कर रहे हैं कि पुलिस सेंसिटिव हो, समाज सेंसिटिव हो, लेकिन लगता है कि कानून जब तक उनको सजा नहीं देता, दंडित नहीं करता, तब तक ये आखिर ये जो दिल्ली में जो हादसा हुआ, नीना जी आप इससे सहमत होगी, आप एक महिला हैं, एक महिला एक बच्ची के ऊपर इस तरह के जुल्म डाल, आखिर कहां हमारी संवेदनाएं मर गई हैं? कैसे हम इतने क्रूर हम कैसे हो सकते हैं? वही है ना, सोसाइटी इज बिकम वेरी इंडिफरेंट। अभी तो कंज्यूमरिज्म, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास चढ़ते चढ़ते जाने चाहते हैं। क्यों, क्या इनका कौन है? तो आई थिंक पब्लिक हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले। अभी ये जो बसंत कुंज में हुई लड़की, 3-4 महीने से उनकी बहुत पिटाई, क्या क्या अब्यूज होता। अब क्या पब्लिक बोल सकते हैं कि हमको 3 महीने से उनको मालूम नहीं था? किसी ने कुछ ना कुछ आशंका हुआ होगा ना, डाउट हुआ होगा कि ये बच्ची को कुछ हो रहा है। ऐसे ही मैं अभी भी अपील कर रही हूँ सिविल सोसाइटी से कि आप प्लीज आप देखिए कहाँ कहीं बच्ची को आप देख के नजर से कोई बच्चे सेपरेशन हो गया फैमिली से, कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो गया, कुछ ना कुछ आप इंटरेक्शन करो, किसी न किसी करो। सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी कि इस तरह से अगर आपके आसपास हो रहा है तो कम से कम आवाज उठाइए, खामोश मत बैठिए, बच्चों के हक के लिए आवाज उठाइए। हम खुद चाइल्डलाइन से जुड़े हैं और हमने ये देखा है कि हमें कहीं ना कहीं कॉलर ही इन्फॉर्म करता है कि ये बच्चे के साथ किसी तरह की जाति हो रही है और हम उस पर एक्शन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज में संदेश जाना चाहिए कि 100 नंबर 10-9-8 की सुविधा है। आप कहीं भी आपको शक भी होता है तो आप इस पर फोन करें। बिल्कुल। और राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी एक इंट्रोड्यूस किया है कि इंसेंटिव, कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। ये भी एक अच्छी पहल है, लेकिन इंसेंटिव मिले या ना मिले, सवाल इंसेंटिव का नहीं है, सवाल है अपनी अंतरात्मा को जगाइए। आरटीआई लगाकर आप अपना हक जरूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने आसपास जो कुछ आप देख रहे हैं, अगर गलत होता देख रहे हैं, बच्चों पर अत्याचार होता देख रहे हैं, तो कम से कम उसके खिलाफ आवाज उठाइए, निरपेक्ष बन के मत बैठिए, इतना कम से कम अपना दिल रखिए, इतना कलेजा अपना रखिए, यह बड़ा जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों यहाँ पर आए और इस पर आपने हमसे चर्चा की। बहुत गंभीर मसला, इस संवेदनशील मसले पर आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो बात हमने फिलहाल बच्चों की गायब होते बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग की और डोमेस्टिक हेल्पर्स के नाम पर देश में जो रैकेट चल रहा है उसकी बात की। लेकिन इस बीच देश भर में आरटीआई को लेकर इस पूरे हफ्ते जो कुछ होता रहा वो समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। 12 अक्टूबर 2005 से लेकर 12 अक्टूबर 2013 को तेरह तक इस कानून को 8 साल हो गए हैं। इस 8 साल में इस कानून ने कई उतार चढ़ाव देखे। इस कानून की जब शुरुआत हुई तब लोगों ने छोटी छोटी आरटीआई लगानी शुरू की, किसी राशन, पेंशन, विकास के कामों पर आरटीआई लगानी शुरू की। जैसे जैसे लोगों को सफलता मिलती गई, इस आरटीआई कानून ने भ्रष्टाचार के कई बड़े बड़े मामले उजागर किए, चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, मिड डे मील का घोटाला हो। ऐसे कई घोटाले हैं, कई ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिनको सूचना का अधिकार कानून ने खुलासा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनजीओ, जी हाँ, गैर सरकारी संगठन अब आरटीआई के दायरे में आएंगे। आरटीआई के दायरे में उन्हें आना होगा क्योंकि अब तक जो सूचना के अधिकार कानून में जो एनजीओ के बारे में जो परिभाषा था वो बढ़िया से नहीं लिखा हुआ था, वो साफ नहीं था। इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, निर्देश आया है कि उन पर, एनजीओ पर या निजी संगठनों पर आरटीआई लागू होगा। समग्र विकास और सामाजिक न्याय के नीतीश कुमार के जो दावे हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछड़ी जाति की जो आबादी के लिहाज से बिहार राज्य देश का तीसरा बड़ा राज्य है और जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, जो मंत्रालय है, वो पिछड़े जाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है। लेकिन आरटीआई से ये बात सामने आई है कि बिहार सरकार ने सिर्फ एक ही प्रस्ताव अब तक दिया है जबकि बाकी राज्यों ने कई प्रस्ताव दिए हैं, जिसके तहत बिहार में सिर्फ 950 बच्चों को इसका फायदा मिल सकेगा और इस मंत्रालय ने अब तक 22 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में जो प्राकृतिक आपदा आए थे उससे अब तक राज्य उबर नहीं पाया है। इस बीच जो सूचना के अधिकार कानून से जो खुलासे हुए हैं उसके तहत जो सरकार है वहाँ के जो राहत कोष है लगभग 1.5 करोड़ रुपए राहत के रूप में बांटे गए हैं, लेकिन लगभग 22 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए हैं। वहाँ पर जो विरोधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपनी छवि चमकाने में लगी हुई है। खबर राजस्थान के जोधपुर जिले से है। जोधपुर में सरेआम एक आरटीआई कार्यकर्ता का हुआ है कत्ल। आरटीआई कार्यकर्ता अपने इलाके में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा था, जिसके तहत उसने आरटीआई लगाई थी, जिसमें सामने आया था कि जो इलाके का सरपंच है उसकी कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी जो सरपंच है वो अभी फरार है। आए दिन ऐसे मामले सुनने में आते हैं कि आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले होने और उनकी हत्या होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा के लिए जो विसल ब्लोअर एक्ट है जल्द से जल्द लाना चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ता है चेतन कोठारी, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में आरटीआई डालकर ये जानना चाहा कि मार्च 2012 से लेकर अप्रैल 2013 यानी कि पिछले 1 साल में कितने नवजात शिशुओं ने मुंबई सेंट्रल में जन्म लिया। जो जानकारी निकल के आई वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली थी कि पिछले 1 साल में 2,57,272 नवजात शिशुओं ने जन्म लिया। वैसे मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई शहर में जो मुंबई सेंट्रल है वहां पर सबसे ज्यादा अस्पताल है और शायद यही वजह थी कि इतने ज्यादा मात्रा में और सफल तरीके से नए बच्चों ने जन्म लिया। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी कोई भी प्रतिक्रिया चाहें या फिर आरटीआई से जुड़े कोई भी मुद्दा आप हमसे शेयर करना चाहें, हमारे सामने हमारे कार्यक्रम में उठाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हमारे संपर्क करने के लिए हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jannekhak@gmail.com और आप अगर चाहें तो आप फेसबुक के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कार्यक्रम पर प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारे फेसबुक और हमारे ट्विटर का हैंडल का पता आपके स्क्रीन पर है। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल आज कार्यक्रम में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।